जय हिंद, मैं अमित कुमार आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो हम लोग जो है पॉलिटिक के जितने भी स्टैटिक के पोर्शन हैं, जिसमें हम लोग अनुच्छेदों को देख रहे थे, जो हम लोगों ने कल अनुच्छेद देखा था जो लास्ट लेक्चर में अनुच्छेद 1 के बारे में पढ़ा था। आप लोग से एक निवेदन है, यदि आप लोगों ने वीडियो को क्लिक कर दिया है, तो थोड़ी देर देख के जाएँ, हो सकता है आपको बेनिफिट हो, यदि आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है? यदि नहीं भी पढ़ने वाले हैं, तो आपको भी संविधान समझना जो है ज़रूरी हो जाता है। यदि आप समझते हैं, तो नियम प्रशासन को हमारा देश कैसे चलता है, उसको समझ सकते हैं। तो उसी के सिलसिले में हम लोग जो थे अनुच्छेद 1 को हम लोगों ने देख लिया था। उसके बाद में आता है आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 ये जो है भाग 1 अनुसूची 1 के अधीन भारतीय संविधान में वर्णित है, जिसमें बताया गया है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र के क्या कार्य हैं, उसके क्या डेफिनिशंस हैं, वो पूरी तरह से इसमें डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो हम लोगों ने पहला जो अनुच्छेद है उसमें देख लिया था। ठीक है, अब दूसरा है हमारा इसमें क्या बोलता है अनुच्छेद, ये नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना से बात करता है। तो ये प्रश्न उठता है कि नए राज्यों का प्रवेश या उसकी स्थापना को लेकर इसमें अनुच्छेद क्यों डाले गए हैं? जो हमारे अनुसूची 1 के तहत आते हैं। तो इसलिए डाला गया है कि मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जो भारत के क्षेत्र से बाहर का है, वो भारत में प्रवेश चाहता है, यानी उसकी मर्ज़ी है कि वो भारत में शामिल होना चाहे, तो उसके लिए क्या प्रावधान हो सकते हैं? या हो सकता है कि भारत किसी युद्ध में संलग्न हो, कुछ क्षेत्रों को प्राप्त करता है, तो उसको कैसे भारत में सम्मिलित किया जाए? या किसी राज्य को नए राज्य का गठन करना है, उसका किस प्रकार से गठन किया जाए? तो इस तरह के जो प्रावधान हैं, हम लोग मेनली आर्टिकल 2 में देखते हैं, जिसमें जो है भारत के संघ क्षेत्र से यानी संघ के बाहर के जो क्षेत्र हैं, उसको इसमें सम्मिलित किया जाता है, जब भारत में उसको शामिल किया जाए, जो भारत संघ के बाहर का क्षेत्र है, ठीक है? तो उसके लिए ये हमारा अनुसूची 2 में प्रावधान संविधान निर्माताओं ने किया था। इसमें देखें तो ये बाहर के क्षेत्र कौन-कौन से हो सकते हैं? ये 2 तरीके के हो सकते हैं क्षेत्र, एक तो जो पहले से अस्तित्व में है एक ये हो सकता है कि जो अस्तित्व में नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए कोई अस्तित्व में ही नहीं है, वो नया बने और वो भारत में सम्मिलित हो जाए, ठीक है? तो उसका क्षेत्र मान लीजिए भारत हमारा देश है ये तो है नहीं, लेकिन मान लीजिए यदि भारत के क्षेत्र के कोई बाहर का क्षेत्र है, ठीक? इंडिया और ये आउटर क्षेत्र जो है इसमें सम्मिलित होने का प्रयास करता है या भारत के द्वारा किसी कारणवश इसको अर्जित किया जाता है, तो उस क्षेत्र को जब भारत में सम्मिलित किया जाएगा, उसको शामिल किया जाएगा या प्रवेश कराया जाएगा, नए राज्यों का गठन होगा, वो अनुच्छेद 2 के तहत किया जाएगा। ये जो मेनली जो है अस्तित्व में है, जैसे हमारे देश में देखते हैं कि सिक्किम जो है राज्य, वो पहले से ही अस्तित्व में था, जहाँ पर उसको जनता जो है वहाँ के राजा के द्वारा जब जनमत संग्रह कराया गया तो उन्होंने मत दिया कि हम लोग भारत के अभिन्न अंग बनना चाहते हैं। इसके लिए भारत के संविधान ने यानी संसद ने इसके लिए नियम पास किया जो हम लोग तुरंत देखेंगे वो किस तरीके से हुआ था। तो इसमें बात करें कि ये जो राज्यों का प्रवेश या स्थापना का जो जितनी भी शक्तियाँ हैं, ये किनको दी गई है? ये संसद को दी गई है, संविधान के द्वारा। और संविधान ने संसद को ऐसा करने के लिए 2 प्रकार की शक्ति दी है, ठीक है? अब ये 2 प्रकार की शक्ति जो है, ये हमारे ये दोनों शक्तियाँ रही हैं, जो अस्तित्व में न है और जो अस्तित्व में नहीं है राज्य, उनको जब सम्मिलित करना होगा। ये 2 शक्तियों का अगर देखें, तो इसमें जो होता है पहला जो शक्ति बोलता है, ये पहले शक्ति की ये व्याख्या है, ठीक है? पहला शक्ति क्या बोलता है कि किसी नए राज्य का जो है, यदि संघ में शामिल करना है, यहाँ पर एक-एक वर्ड को ध्यान में देना होगा, नहीं तो आप इसका जो कांसेप्ट है बेसिक वो मिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है किसी राज्य को यदि संघ में सम्मिलित करना हो, ठीक है? हम लोगों ने आर्टिकल 1 में पढ़ा था, इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट है यानी राज्यों का संघ है। या यहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संघ। संघ में कौन-कौन सा क्षेत्र आ रहे थे? हमारे स्टेट्स जो आ रहे थे, बस वहीं केवल आता है। तो यदि राज्य वो होंगे जो राज्य तो राज्य में ही शामिल होगा ना संघ में, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा गया है? जो नए राज्य संघ में शामिल होना चाहते हैं, जो नए क्षेत्र हैं, वो भारत में यदि शामिल होना चाहते हैं संघ में,
तो उसको पहली शक्ति के तहत दिया गया है और ये शक्ति कौन सा है? वो राज्य जो अस्तित्व में पहले से ही है। जैसे हम लोगों ने सिक्किम को देखा और सिक्किम जो है इसको भारत में कैसे सम्मिलित किया गया था? तो भारत में इसको किस प्रकार सम्मिलित किया गया? ये किया गया था जो संविधान था हमारा साधारण बहुमत के द्वारा संविधान में 35वें जो है संविधान संशोधन गया, संशोधन अधिनियम, सॉरी। अब इसके द्वारा 1974 में जो सिक्किम है, सिक्किम को भारत का क्षेत्र घोषित किया गया, यानी राज्य के रूप में शामिल किया गया भारत संघ में। और ये 35वें जो है इसमें जो है एसोसिएट जो स्टेट होते हैं, सहायक राज्य, इसके तौर पर जो है 1974 में सिक्किम भारत में सम्मिलित हुआ था और इसको पूर्ण रूप से भारत का अंग बना लिया गया, सहायक न रह के। किससे? पूर्णतः 36वें संविधान संशोधन अधिनियम से, अधिनियम 1975 से। ठीक है, अब इसमें देखें तो ये जो है हम उनके बारे में देखिए जो संविधान के द्वारा किसी भी संघ को अपने क्षेत्र में यानी किसी भी राज्य को भारत के संघ में सम्मिलित करना है, उसके लिए क्या क्या प्रावधान दिए गए थे और उसके लिए जो शक्तियां जो दी गई थी संसद की, उन शक्तियों में से हम लोगों ने एक शक्ति को देखा जिसमें भारत के संघ में शामिल करना हो, तो उसके लिए जो शक्ति दी गई थी उसमें क्या बताया गया था कि संघ में वही शामिल होंगे जो पहले से अस्तित्व में रहे हैं राज्य जो भारत क्षेत्र के बाहर के हैं, यानी भारत संघ के बाहर के जो क्षेत्र हैं उनको जब भारत में सम्मिलित किया जाएगा, जो पहले से ही उनका अस्तित्व रहा है वो किस में आएंगे? हमारे शक्ति जो नंबर 1 है संविधान के द्वारा दिया गया है संसद को, उसके द्वारा। और दूसरा जो है जो अस्तित्व में नहीं है वो भी तो हो सकता है कि जो राज्य पहले से ही अस्तित्व में है वो उनका तो हो गया अपने में, जो अस्तित्व में नहीं है। और जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल ऐसा है नहीं लेकिन मान लीजिए कि जैसा नेपाल का जो क्षेत्र है दक्षिणी, दक्षिण नेपाल का जो क्षेत्र है, हमारा उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र है, ये दोनों का सीमा जो है मिलता है। अब यहाँ पर जो है मधेसी उत्तरी बिहार में भी रहते हैं और दक्षिणी बिहार नेपाल में भी मधेसी लोग रहते हैं। यदि ये चाहे दक्षिणी नेपाल के में रहने वाले मधेसी लोग कि भारत के में हम लोग संघ में सम्मिलित हो जाएं, तो ये किसके लिए होगा? मान लीजिए तो मधेसी का जो समुदाय है उसका क्षेत्र कहीं डिफाइंड नहीं है नेपाल में। यदि मान लीजिए अगर डिफाइंड होता यानी जो अस्तित्व में मधेसी नाम का राज्य होता नेपाल में, जब वो भारत में आता तो किस में आता? हमारे जो संविधान द्वारा दिया गया है शक्ति नंबर 1 उसके तहत यह आता, क्योंकि मधेसी नाम का कोई क्षेत्र नहीं है, केवल ये आइडेंटिटी है, एथनिसिटी है वहाँ की लोगों की जो दक्षिण नेपाल में रहते हैं। यदि वो बिहार या भारत संघ में सम्मिलित होते हैं तो ये कौन से शक्तियाँ में आएगा? ये जो संसद को जो दूसरी शक्ति दी गई है उसके अधीन ये आएँगे। यानी हम लोगों ने जो देखा कि ये 2 जो शक्तियाँ दी गई है संविधान द्वारा संसद को, उसके थ्रू जो है भारत के जो बाहर के क्षेत्र हैं उनको किस तरीके से भारत में सम्मिलित करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है? तो ये इसके अलावा अगर बात उठती है कि क्या भारत के जो संविधान निर्माता थे वो इस तरह के चीज़ें चाहते थे, किसी भी देश को जाके अटैक करना, उसको हड़प लेना। तो ये दर जो मेनली जो होता है इस तरह का जो कंडीशन तभी आती है जब 2 देशों के युद्ध हो दो, जब युद्ध होता है तो कोई देश जो होता है दूसरा क्षेत्र को लूज़ करता है, कोई प्राप्त करता है। तो जो प्राप्त किए हुए क्षेत्र होते हैं, उनको किस तरह से अपने संघ में सम्मिलित किया जाए, उनको इसके लिए यह प्रावधान संविधान निर्माताओं के द्वारा दिया गया था।